तो आज की क्लास में अपन पढ़ रहे हैं एक और टॉपिक जिसका नाम है मॉडल्स रिलेवेंट टू सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब होता है? पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉफिट। देखो, आपके बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव तो होता है ये प्रॉफिट कमाना, पर साथ में दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट है, पीपल एंड प्लेनेट। ये ऑलरेडी अपन ट्रिपल बॉटम लाइन वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, और ये डायग्राम भी अपन पढ़ चुके हैं। यानी कि आपका बिजनेस सस्टेनेबल कब कहलाएगा? जब आप तीनों चीज़ों को फुलफ़िल करोगे, पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉफिट, तब जाके आपका बिजनेस कहलाएगा सस्टेनेबल। ठीक है, तो ये डायग्राम ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। ऑलरेडी एक ही चीज़ को वापस रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप ट्रिपल बॉटम लाइन में और इसको क्लैरिफाई देख सकते हो उसी वीडियो के अंदर। ठीक है, उसके आगे अपन को दे रखा है सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट्स एंड बिजनेस मॉडल। ठीक है, तो इसमें आपको एमसीक्यू आ सकता है कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं इकोनॉमिक डायमेंशन के। ठीक है, यानी कि फिलैंथ्रोपी, ठीक है, एथिक्स, इंक्लूजन, तो ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं इकोनॉमिक डायमेंशन से रिलेटेड। ठीक है, अब इंक्लूजन यानी कि डाइवर्सिटी, यूएस में बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट के बीच में होता है। ठीक है, तो क्या आपकी कंपनी में ऐसा तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता जब आप एम्प्लॉय को हायर करते हो? तो ये होता है इकोनॉमिक डायमेंशन। ठीक है, एनवायरमेंटल क्या होता है? कार्बन फुटप्रिंट हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज का आप डेप्लीशन। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म करके अपना बिजनेस प्रॉफिटेबल करते हो। तो ये आपको देखना है, आपका मेन बिजनेस आपका पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉफिट तीनों के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीनों के फेवर में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है अप्रोचेस फॉर डेवलपिंग अ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। ठीक है, यानी कि आप अपना कौन सा अप्रोचेस आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपका सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बने। ठीक है, पहला पॉइंट है प्रोडक्ट सर्विस सिस्टम। इसमें क्या होता है? कंज्यूमर पेज फॉर द सर्विसेज रेदर देन परचेजिंग द प्रोडक्ट। एज अ रिजल्ट कंपनीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंक्लूडिंग रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड डिस्पोजल। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल आप यूँ समझ लो जैसे कि बार्बर है। ठीक है, वो क्या करता है, उसमें कंज्यूमर पेज फॉर द सर्विसेज, यानी कि अगर जब आप बार्बर के पास जाते हो तो वो क्या क्रीम आपकी खुद की नहीं होती है। ठीक है, आप उस बार्बर की होती है। ठीक है, रेदर देन परचेजिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें वो बता रहा कि प्रोडक्ट सर्विस सिस्टम ओपन इनोवेशन क्या होता है? व्हेन अ कंपनी कोलैबोरेट्स विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कि आप देख सकते हो एंड्रॉयड ने कर रखा है रियलमी और सैमसंग के साथ। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपका प्रोडक्ट सर्विस सिस्टम है, यानी कि आप सर्विस सेल करते हो कि प्रोडक्ट सेल करते हो। ठीक है, तो ये आपको देखना है। उस सेकंड पॉइंट है ओपन इनोवेशन। अब इस तरीके से कोलैबोरेशन कर सकते हो अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उसके बाद आता है पीयर टू पीयर इनोवेशन। पीयर टू पीयर इनोवेशन क्या होता है? जैसे कि एक जने के पास, आपके फ्रेंड के पास हार्डवेयर बना हुआ है, आपको सॉफ्टवेयर, आपने सॉफ्टवेयर बना रखा है, तो दोनों जने पीयर टू पीयर इनोवेशन कर सकते हो। ठीक है, बाय शेयरिंग ओपन सोर्स रिसोर्सेज विदाउट रिलाइंग ऑन मार्केट सिग्नल्स। उसके बाद आता है क्लोज्ड लूप प्रोडक्शन। क्लोज्ड लूप प्रोडक्शन क्या होता है? इस वैन द मटीरियल्स यूज टू प्रोडक्ट आर रिसाइकल, यानी कि अगर आप कुछ भी बनाते हो तो उसमें कुछ वेस्टेज होता है, तो आप उस वेस्टेज को कैसे ट्रीट करते हो? कहीं आप उससे एनवायरनमेंट को तो डैमेज नहीं करते। तो इसमें बता रखा है आप अपने वेस्टेज का भी सही से यूज़ कर सकते हो ताकि उससे रिसोर्स एफिशिएंसी बढ़ जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रेडल टू क्रेडल प्रोडक्शन और इंडस्ट्री सिम्बायोसिस। ठीक है, उसके बाद आता है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग क्या होता है? अगर आपको कोई पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है, और अगर आपके पास अच्छा प्रोजेक्ट है तो आप क्या करो, ओपनली पब्लिक के पास जाओ, फंडिंग करो क्राउड के पास, उनको अपना आइडिया बताओ। हो सकता है उनमें से कई जने आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाए अगेंस्ट इक्विटी। ठीक है, यानी कि आप अपना आइडिया शेयर करते हो। उसके बाद आता है शेयरिंग इकोनॉमी। शेयरिंग इकोनॉमी जैसे कि ओला हो गया, उसमें क्या होता है? पार्टिसिपेटरी शेयरिंग स्कीम्स होती है। ठीक है, यानी कि आप वो रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो किसी और के सिवा पैसे देके। ठीक है, सोशल एंटरप्राइजेस एंड बेनिफिट कॉर्पोरेशंस, इसका एग्जांपल क्या है? कई बार आप ऐसे सर्टिफिकेशन में भी पार्ट ले सकते हो जो न्यू कॉर्पोरेट फॉर्म्स की फॉर्म है, जैसे कि विकम लीगली ऑब्लिगेटेड टू परस्यू सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यू। ठीक है,
आप खुद से चाहो तो भी कर सकते हो। गिफ्ट इकोनॉमी क्या होता है, जैसे कि अगर मैं आपको फ्री में यूट्यूब लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ और अगर आप चाहो तो वॉलंटरी डोनेशन कर सकते हो, पे व्हाट यू वांट। कई जगह से होता है, रेस्टोरेंट बहुत रेयर ऐसे होते हैं जहाँ आप खाना खा सकते हो, फिर आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहो उतना डोनेशन कर सकते हो, जितना आपकी मर्ज़ी उतना। जैसे कि मैं आपको फ्री में लेक्चर दे रहा हूँ, तो अब आपकी मर्ज़ी, कई जने डोनेशन दे सकते हैं, कई नहीं दे सकते, कई जने रिज़ल्ट अच्छा आता है तो डोनेशन देते हैं, तो उस बेसिस पे, ठीक है। अ गिफ्ट इकोनॉमी इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ शेयरिंग इकोनॉमी। इसको आप MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। गिफ्ट इकोनॉमी, अगर आप चाहो तो आपका रिज़ल्ट पास आ जाए रिज़ल्ट, तो आप खुद कर सकते हो हमारे चैनल के लिए, ठीक है। न्यू मैन्युफैक्चरिंग पैराडिज्म, इसका क्या मतलब होता है? आज न्यू मैन्युफैक्चरिंग डेली नई मशीन्स आती हैं, ठीक है, तो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था पहले, 3D प्रिंटिंग एंड बिजनेस मॉडल्स फॉर फास्टर डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉडल्स रिलेवेंट टू इमर्जिंग नेशनल मार्केट्स, ठीक है। इमर्जिंग मार्केट्स और इकोनॉमीज़ के बारे में अब अपन पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया क्या एक इमर्जिंग मार्केट है, इसमें जितना मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही पढ़ना है। इकोनॉमी सेट टू बी इमर्जिंग इकोनॉमी डिस्प्लेस द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि वह इनकम क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। जैसे कि PPP पर कैपिटा इनकम रेंजेस बिटवीन 10% एंड 75% ऑफ एवरेज EU पर कैपिटा इनकम। कैचिंग अप ग्रोथ होता है, ठीक है, यानी कि अभी भी इनकम गैप बाकी है विथ एडवांस इकोनॉमीज़ के कंपेयर करो तो। इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ओपनिंग, LPG आपने सुना होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स एंड स्ट्रेंथ्स अटैच्ड टू इट, ठीक है। इसका क्या एग्जांपल है, जैसे कि कई आप देख सकते हो मैकडोनल्ड। अब मैकडोनल्ड जो अमेरिका में सामान जो बेचता है बर्गर, उसकी वही सेम रेट क्या वो इंडिया में चार्ज कर सकता है? नहीं। डेवलप्ड कंट्रीज़ में कई बार कंपनीज ज़्यादा चार्ज करती है, कई बार इंडिया जैसी प्राइस सेंसिटिव मार्केट में आपको कम चार्ज करना पड़ेगा, तभी जाके आपका प्रोडक्ट बिकेगा, ठीक है। तो ये दे रखा है। उसके बाद अपन को दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमर्जिंग नेशनल मार्केट्स रिलेवेंट टू द बिजनेस मॉडल, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ये कैरेक्टरिस्टिक्स से आप रीड कर सकते हो, ज़्यादा कोई काम के नहीं है, ठीक है। मार्केट हेट्रोजिनी, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, अनब्रांडेड कंपटीशन यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड कंपटीशन है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखे हैं जैसे कि इंडिया जैसे इमर्जिंग नेशनल मार्केट्स के, इंडिया का भी एग्जांपल मान सकते हो, ठीक है। प्रीवलेंस ऑफ क्लाइंटेनिक एक्सचेंज, इसका क्या मतलब है? कई जने अपर रिच क्लास से बिलोंग करते हैं, कई जने मिडिल, कई जने मिडिल पुअर, इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ रीड करना है जितने हैं फीचर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आते हैं स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स टू बिजनेस टू न्यू बिजनेस मॉडल्स, ठीक है। इसके लिए 4 चीज़ें ध्यान रखनी। एक तो होना चाहिए वैल्यू प्रपोजिशन, यानी कि कोर ऑफ बिजनेस मॉडल आपको पता होना चाहिए, आपका बिजनेस मॉडल मेन है क्या। मार्केट सेगमेंट आपको पता होना चाहिए। टाइप ऑफ डिसरप्शंस, ठीक है, आप कौन से मार्केट सेगमेंट में हो आपको पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्या क्या नई चीज़ें आ सकती है। वैल्यू चेन स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, एंड पोजीशन इन वैल्यू सिस्टम नेटवर्क। उसके बाद बता रखा है वैल्यू बेस्ड स्ट्रेटजी, यानी कि आपको वैल्यू कैप्चर मॉडल। तो ये सारी चीज़ें आपको रीड कर सकते हो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अदरवाइज इतना काम का नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है अपने पास स्ट्रेटजीज टू कैप्चर वैल्यू, ठीक है। अब सबसे पहले आप कैसे कर सकते हो, यानी कि सबसे पहले आपके पास है मेक द बेस्ट आउट ऑफ कस्टमर नीड्स स्पेशली द चेंजिंग वंस। सबसे पहले आप कैसे आप कैप्चर कर सकते हो वैल्यू को? सबसे पहले आप अपना बेस्ट दो, ठीक है, बेस्ट चीज़ बनाओ अपने प्रोडक्ट का, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है बी, जैसे कि ओयो ने करा, ठीक है। ओयो ने क्या करा, कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करा। जोमेटो, स्विगी देख सकते हो, उन्होंने कस्टमर नीड्स आइडेंटिफाई करे। बी द लोकस ऑन USP, आखिर कस्टमर आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदे ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा। बी एन इंडिस्पेंसिबल इंटीग्रेटर, यानी कि
कुछ ऐसा करो ताकि कंपनी आपसे दूर रह ही नहीं पाए, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एंड्रॉयड हो गया, प्ले स्टोर हो गया। आज हर ओप्पो, वीवो, सैमसंग इन सब में एंड्रॉयड ही चलता है, ठीक है। तो अब चाह के भी कंपनी को अलग नहीं कर सकती। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिंग इकोसिस्टम। कैसे आप इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हो। पहला है फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑपरेशन, यानी कि आप रिलेशनशिप मेंटेन करो अच्छा सप्लायर कस्टमर के साथ। उसके बाद दे रखा है एनहेंस्ड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर करो। क्या है, फ्री सीमलेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी को आपके साथ कम्युनिकेट करना है तो रियल टाइम में होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। शेयर्ड इकोनॉमी, शेयर्ड रिसोर्सेज, इस मॉडल पे आप वर्क करते हो तो उसमें भी कर सकते हो, जैसे कि मारुति सुजुकी दोनों ने अपने रिसोर्सेज को शेयर करा है। थिंक ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्कोप अपार्ट फ्रॉम स्केल, ठीक है, ये सब रीड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है जो एमसीक्यू ओरिएंटेड है, फोकस ऑन सीरीज ऑफ शॉर्ट टर्म एडवांटेजेस इन केस ऑफ हाइपर कॉम्पिटिशन। यानी कि आप क्या करो, शॉर्ट टर्म एडवांटेज फोकस करो सीरीज ऑफ शॉर्ट टर्म एडवांटेजेस पर इन केस ऑफ हाइपर कंपटीशन। यानी कि जैसे कि जोमेटो क्या करता है, दिस डे बोलता है कि इस दिन दिवाली, इस दिन खाना मंगवा लो, उसके नेक्स्ट डे बताता है आज ये सेल चल रही है, आज ये मंगवा लो, आज ये चल रहा है, आज ये मंगवा लो। तो क्या करते हैं वो शॉर्ट टर्म डेली कस्टमर से टच में रहते हैं कि आज ये चल रहा है। अदरवाइज़ आप क्या करोगे, मार्केट से आउट हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कंपनी फॉलो करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स टू ट्रांसफॉर्मेशंस एंड डिसरप्शंस। आज आप मार्केट के साथ नहीं चलोगे तो हो सकता है आप मार्केट आपको आउट कर दे, तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज बता रखी, जैसे कि मिल्किंग एज कैश काउ। यानी कि मिल्किंग एज कैश काउ का क्या मतलब है, जो भी प्रोडक्ट आपको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है तो उसके लिए आप उसको मार्केट से टच रहो, जैसे कि आप डेली कुछ न्यू आइडिया लेके आओ ताकि कस्टमर उसको भूले नहीं, ठीक है, उससे दूर नहीं हो, आपका सेल्स कम नहीं हो। इन्वेस्ट और काउंटर इन्वेस्ट, उस हिसाब से कहीं आपको लग रहा है इसमें अभी कुछ कमी है तो आप क्या करो और इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ को एक्सपेंड करो, इंक्रीमेंट करो। उसके बाद आपको दे रखा है ब्लॉकिंग द पाथ और क्रिएटिंग हर्डल ऑन द रोड। इसका क्या मतलब है, ब्लॉकिंग द पाथ, कई बार क्या होता है ओला जैसे आपको पता होगा कुछ स्टेट्स में नहीं चलता है, क्यों, कई जगह पे नहीं चलता, कुछ सिटी में, क्यों, क्योंकि ड्राइवर ने अपना खुद का यूनियन बना लिया, लोकल ड्राइवर्स ने, तो वो चलने ही नहीं देते हैं, तो इसको भी देखो। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट है काउंटर डिसरप्शन। काउंटर डिसरप्शन क्या होता है, जैसे कि कुछ सैमसंग कोई फोल्डेबल फ़ोन लाता है तो एप्पल उस पर नई सीरीज़ में लाता है, ठीक है। यानी कि एक कंपनी नई चीज़ ला रही है तो दूसरी कंपनी भी ट्राई करती है कि वो भी नई चीज़ लाए। उसके बाद आता है रेस्ट्रिक्ट प्रेजेंस एंड शिफ्ट फोकस ऑन कोर। आप अपने कोर प्रोडक्ट पे फोकस करो। सिक्स पॉइंट है विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब है एग्जिट और सरेंडर स्ट्रेटजी। यानी कि अगर आपको लग रहा है आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है तो उसको अभी बंद कर दो, कम लॉस पर ही बंद कर दो। कंसिड्रेशंस वाइल सिलेक्टिंग क्राफ्टिंग द स्ट्रेटजी। जब भी आप स्ट्रेटजी को सिलेक्ट कर रहे हो तो कुछ बातों का ध्यान रखो, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल कितने, डिसीजन आप लो बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ सेगमेंट। आपका सेगमेंट वो इम्पोर्टेंट है भी नहीं है। वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन इज गुड एट प्रोसेस फंक्शन वेयर इन डिसरप्शन टेक प्लेस। ट्रेड ऑफ बिटवीन फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंड अनसर्टेनिटी। अगर आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितनी ज़्यादा रिस्क लगने वाली है। डिसरप्शन मस्ट बी केपेबल ऑफ एक्सप्लॉइटिंग कमर्शियल बेनिफिट्स। तो ये सिर्फ जितना मैंने रीड करा उतना आप पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। अब अपन आ जाते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यू पर। डिसरप्टिव इनोवेशंस को अपन टू टाइप्स में करते हैं, क्लासीफाई लो एंड डिसरप्शन एंड न्यू मार्केट डिसरप्शन, ऑलरेडी अपन ने पढ़ा हुआ है। उसके बाद आता है विच ऑफ अ फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बेस्ट डिस्क्राइब इंस्टॉलिंग पासबुक अपडेट कियोस्क एट बैंक। ये ऑटोमेशन का एग्जांपल है, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। थर्ड पॉइंट है विच ऑफ अ फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज बेस्ट डिस्क्राइब इंस्टॉलिंग एटीएम दैट अलाउ बैंक कस्टमर्स टू विड्रॉ कैश। तो ये किसका एग्जांपल था, ये था ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जांपल। अब आधी रात को जाओ तो भी जाके एटीएम से निकाल सकते हो, ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच करेक्ट सीक्वेंस आउट ऑफ गिवन बिलो। सिक्स सिग्मा सबसे लास्ट में आता है। सबसे पहले क्या होता है, डिज़ाइन होता है, उसके बाद लीन होता है, उसके बाद एजाइल होता है, उसके बाद सिक्स सिग्मा होता है।
ये मैंने आपको बताया था, ये MCQ में आ सकता है और ये आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रामरली इज एन अमेरिकन क्लाउड बेस्ड टाइपिंग असिस्टेंट। इट रिव्यू स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन, क्लैरिटी, engagement and delivery mistakes in English text, detects and suggests replacement for the identified errors. Plagiarism means suggest replacement for the identified errors. It also allows users to customize their style, tone and context specific language. It offers 2 plans for individuals. कंपनी क्या करती है, 2 प्लान दे रखा है, एक है फ्री वाला और एक है प्रीमियम प्लान। तो आपको बताना है कंपनी कौन सा बिजनेस मॉडल यूज़ कर रही है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें फ्री प्लस प्रीमियम, तो ये हो जाएगा प्रीमियम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रीमियम, ठीक है। तो ये अपने MCQ कंप्लीट हो गया, ये अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। कहीं भी अगर आपको डाउट है किसी भी टॉपिक में तो आप उस मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ। फ्री में क्लासेस चल रही है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और आप देख सकते हो मैंने पूरा बुक से ही पढ़ा है, तो आपके लिए कितना यूज़फुल रहेगा, ठीक है। क्योंकि कई टीचर क्या कर रहे हैं, दूसरी बुक से पढ़ाते हैं, फिर आप ऐसे मॉड्यूल को यूज़ करते हो, तो उससे क्या होता है आपको दिक्कत आती है बाद में एग्ज़ाम में MCQ में, कौन सी लाइन कहाँ से आती है तो आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो यहाँ तक आप देख सकते हो, ठीक है। कोई डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, ओके, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे पूछ सकते हैं कौन सा इकोनॉमिक डायमेंशन है, कौन सा एनवायरमेंटल डायमेंशन है, ठीक है। फिलैंथ्रोपी क्या होता है, आप पुअर लोगों से कोई अत्याचार तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये एक डाउट था जो मैंने बता दिया, ठीक है। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, अपन शुरू करेंगे एक और नया चैप्टर। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट होता है, पूरा चैप्टर MCQ था। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करते हैं।